है। तो उसको आपको कंपनसेट 1 या 2 घंटे की भी अगर आप स्लीप डिप्राइव हैं तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमें 1 हफ्ता चाहिए। नेचुरल वे में साइक्लिक पैटर्न में करिए। एंड दूसरा है कि हर आदमी के बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो कि 2 चीज़ों से रेगुलेट होती है। एक सनलाइट, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि सनलाइट एक्सपोजर पे आदमी ज़्यादा अलर्ट रहता है। वो लोग जो कि अंधेरे में रहते हैं, अंधेरे में उठने के बाद रहते हैं, वो हमेशा सारे दिन डल रहते हैं। अगर हम लोग के यहाँ सूर्य नमस्कार इसीलिए करा जाता है 10 मिनट का, जिससे कि हम सूर्य से अच्छी तरह से एक्सपोज हों। एक मेलानिन टाइप का हार्मोन, एक मेलानिन नाम का हार्मोन होता है जो कि आपकी स्लीप को इंड्यूस करता है। वो सन एक्सपोजर के बाद उसका कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो जाता है और उसकी स्लीप पैटर्न बेटर होता है। तो प्रॉपर एक्सपोजर, आप डे एंड नाइट साइकिल को रेगुलेट करने की जरूरत है। जो एक्सोजीनस फैक्टर है, एंडोजीनस साइकिल जो होती है, वो आपको प्रॉपर टाइम से प्रॉपर टाइम पर आप सोने जाइए। हर दिन अगर आप 11 बजे सोने जाते हो तो 10 या 11 बजे के ही बीच में सोइए। बार बार उसको साइकिल मत चेंज करिए। सोने के लिए आपका कमरा कंफर्टेबल होना चाहिए, टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए, नॉइस कम होनी चाहिए। एंड सोने के लिए अगर आपको नींद नहीं आ रही 20 मिनट तक तो फौरन बेड छोड़ करके आप वो काम करिए जो बोरिंग हो, इससे नींद आ जाए। हेलो। हाँ भाई साहब, मैं राजेश खन्ना बोल रहा हूँ लेबर ऑफिस से। अरे वाह सर, आपका नाम बहुत अच्छा है। हाँ जी सर, ये बताइए कि नींद में क्या मालूम पड़ जाता है कि मतलब वो आ रहे हैं, खराटे आ रहे हैं? हाँ, और डॉक्टर साहब आपने मेरे भैया का ऑपरेशन किया, विजय खन्ना का। जी जी, अच्छा अच्छा, अच्छा ऑपरेशन किया। आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू। स्टेट बैंक में जो भैया है आपने किया था ऑपरेशन उनका। हाँ समझ गए। चलिए, तो प्लीज बताइए सर। नहीं, आप कोई आपके साथ वाले नहीं बताते हैं कि आप खर्राटे लेते हैं कि नहीं? नहीं, तो कोई नहीं बता पा रहा है अभी हमको। जैसे हम तो इधर सो रहे, मान लीजिए अकेले में, कभी कभी तो कोई नहीं बता पा रहा है। तो हमको ये क्या हो सकता है ऐसा? आपको नींद अच्छी आती है? जब सो के उठते हैं तो आप फ्रेश लगते हैं, आपको अच्छा लगता है? जी, नींद तो खैर अच्छी आती है। नींद अच्छी आती है। अब डॉक्टर राजीव, आप कुछ पूछना चाहेंगे? बहुत नहीं, आपको क्या, आपके साथ कभी कोई नहीं सोता है? किसी ने कंप्लेन नहीं करी है आपको खर्राटों के लिए? अगर इनका प्रश्न ये है क्या आपको स्वयं मालूम पड़ सकता है आपको खर्राटे आते हैं कि नहीं आते हैं? अमूमन ऐसा नहीं होता, आपको जनरली लोगों को नहीं मालूम पड़ता, लेकिन कुछ परिस्थितियों में मालूम पड़ सकता है। खर्राटे लेने के साथ में अगर आपकी नींद रुक जाती है, सांस में पॉज होता है, एक चोकिंग सेंसेशन के साथ में, घबराहट के साथ में नींद खुलती है, इसका मतलब आपको खर्राटे आ रहे हैं। अक्सर आपको अपनी ही आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है, इसका मतलब है स्लीप सुपरफिशियल है, स्टेज N1 N2 स्टेज पर एकदम से नींद रुक रही है, आपको खर्राटे। कभी कभी आपको नहीं मालूम पड़ता, जो आपके साथ रहने वाले हैं या कोई आपके साथ में, उनसे मालूम पड़ता है। अगर आपको ये कुछ नहीं मालूम पड़ता तो इस तरह के सिम्टम्स हैं, आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, आप ओबीज़ हैं, दिन के समय बहुत अस्वस्थ रहते हैं, थकान लगी रहती है, बैठते ही फ़ौरन सो जाते हैं, मुंह सूखता रहता है, डिप्रेशन रहता है, या और भी बीमारियां हैं, तो दिस इज़ बेटर यू गो फॉर स्लीप स्टडी। अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर अननेसेसरी कोई चीज़ टेस्ट करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक हम लोग ने देखा है, आई डू नॉट नो द सिग्निफिकेंस, जो आप अच्छा बता पाएंगे, जो एक मशीन लगाते हैं रात में कुछ लोग नेक के लिए, ऑक्सीजन जनरेटर है क्या? नहीं, वो तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, वो ऑक्सीजन की जिनको कमी होती है उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग। जो अब प्रश्न होता है कि अगर हमने डायग्नोस कर भी लिया कि उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो बीमारी है, जो उसको नींद में खर्राटों की बीमारी, उसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उसको हम लोग जो उसका ट्रीटमेंट है जो वर्ल्ड में ऑल ओवर वर्ल्ड जो करा जाता है, उसमें एक CPAP यूज़ करते हैं। CPAP एक छोटी सी मशीन होती है, उसका केवल एक काम होता है कि वो इतना प्रेशर जो कि सांस की नली को खुला रखे, उतना प्रेशर वो जनरेट करता है। जब हम लोग स्लीप स्टडी के बाद एक स्लीप टाइट्रेशन करते हैं, उसमें हमें मालूम पड़ता है कि कितने हमें प्रेशर की ज़रूरत होती है। वो CPAP लगा करके केवल उसका काम ये होता है कि एक न्यूमेटिक शंट होता है, एयर का एक शंट बना देते हैं जो उससे सांस की नली खुली रखती है। जब सांस की नली खुली रहेगी तो दिमाग को आराम मिलता है, वो आराम से सोता है, स्लीप की सारी स्टेजेस होती हैं और बॉडी को ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती है, वो होने लगता है। क्योंकि अगर वो नहीं होता है तो बहुत सारी बीमारियां होने लगती है। इस मशीन को लगाने से कोई उलझन नहीं होती? नहीं, कोई उलझन। शुरू में नेचुरली आप कोई चीज़ सोते समय लगाएंगे, एक छोटी सी मास्क ऊपर लग जाता है, अब तो बड़े छोटे छोटे मास्क नेजल पैड्स पे भी आ गए हैं। उसको लगाने से आपको शुरू में हफ्ते भर या 2-4-5 दिन प्रॉब्लम होती है, उसके बाद में आप बहुत कंफर्टेबली, क्योंकि इतना अच्छा लगेगा जैसे ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट मूवी की तरह चली, एकदम कलरफुल हो जाती है। ये मैं जब माइग्रेन के बाद उठता हूँ तो मुझे दुनिया बहुत अच्छी लगती है। एक चीज़ और, हम कोई मेरे साथ। हेलो हेलो, हाँ बताएं सर। हाँ जी, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मैं गुमटी से हूँ। जी जी, बताइए। हाँ जी, क्या परेशानी क्या है आपकी? मुझे एक डस्ट की एलर्जी रहती है, और डस्ट की एलर्जी में बढ़ती है, कफ वगैरह होता है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जी, तो इसका मतलब क्या
अगर आपको केवल एलर्जी है तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करवा करके आप अपनी किसी भी चेस्ट स्पेशलिस्ट या एलर्जी स्पेशलिस्ट से मिल लें। लंग फंक्शन टेस्ट होता है कि स्पायरोमेट्री कंप्यूटर के द्वारा फेफड़े की जांच होती है, उसको करवाने से मालूम पड़ जाता है कि बड़ी सांस की नली या छोटी सांस की नली कहाँ पे सूजन ज़्यादा है, और उसके अनुसार कुछ इन्हेलर्स या मीटर डोज इन्हेलर या ड्राई पाउडर इन्हेलर दे करके उसका इलाज हो सकता है। तो आप किसी भी अपने फिजिशियन से या कंसल्टिंग फिजिशियन फैमिली डॉक्टर से मिल सकते हैं। तो क्या एलर्जी हमेशा के लिए रोकी जा सकती है? एलर्जी को हम पर्सनली, मतलब दिस इज़ माई पर्सनल वो थॉट है कि हम उसको बीमारी नहीं मानते हैं। ये आपका नेचर है, एक संवेदनशीलता है जो अमूमन कुछ चीज़ें आप कोई और टॉलरेट कर रहा है, आप नहीं टॉलरेट कर पा रहे हैं, या किसी विशेष परिस्थितियों में या विशेष मौसम में या कहीं और विशेष जगह जाने पर वो हो रही है, तो बीमारी नहीं, एक संवेदनशीलता आपका नेचर है। कुछ चीज़ें हम कहना चाहेंगे। अगर आपका नेचर है तो आपको एलर्जी टेस्ट की क्या जरूरत है फिर? नहीं, टेस्टिंग की नहीं है, हमें मालूम तो पड़ना चाहिए किस चीज़ से, खाने की चीज़ से है या डस्ट से है या किसी पॉलन से है, फंगस से है। तो फिर आप उसके लिए कुछ चीज़ें अगर हम लोग अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करेंगे, या फिर अगर हम लोग को बॉडी का रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, उनको एलर्जी टेस्टिंग करके हाइपोसेंसिटाइजेशन कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। तो वो ठीक करना ही बिल्कुल बिल्कुल ठीक करना हुआ। दूसरी चीज़ एक चीज़ और हम कहना चाहते हैं, कुछ चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट है जो हमारी छूट रही थी, कुछ चीज़ें जैसे कि प्रेगनेंसी एंड स्नोरिंग के बारे में। अमूमन देखा गया है कि लेडीज़ में नहीं उनको खराटे आ रहे हैं, लेकिन जो प्रेगनेंसी पीरियड में उनको खराटे बढ़ जाते हैं, उस पीरियड में उनको एक्लेम्शिया कहते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा होने लगता है, और कभी कभी उनको सिजेरियन ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, बच्चे में डिस्कम्फर्ट होता है और प्री मैच्योर बेबी पैदा होता है। तो ऐसे पेशेंट में जिनमें प्रेगनेंसी है और साथ में खराटे आ रहे हैं, इसमें अगर हम लोग खराटों का इलाज करेंगे तो उनकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा, अननेसेसरी दवा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैरों में सूजन खत्म हो जाती है, और प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर उनका जो ऑपरेशन है वो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। उसमें कभी कभी ऐसे मैच्योर बच्चे पैदा होते हैं बिकॉज ऑफ जस्ट स्नोरिंग एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड स्लीप डिस्टर्बेंस। तो ये हम एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम ये मैसेज शॉर्ट टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है, अगर प्रेगनेंसी है और साथ में स्नोरिंग हो रही है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जब आप लाई डाउन करते हैं तो केवल आपका फैट, केवल आपकी बॉडी वेट ही बढ़ने के साथ में जो फ्लूइड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर के पैड से सीधे जब आप लाई डाउन करते हैं नेक में आ जाता है, एक पार्शियल, एक फॉल्स ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से स्नोरिंग होती है और ऑक्सीजन फॉल करती है और जो बच्चे के ऊपर अफेक्ट करता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम एक चीज़ कहना चाहते हैं। दूसरी चीज़ हम वो कहना चाहते हैं, जो लोग स्नोर करते हैं, इफ़ दे गोइंग फॉर एनी सर्जरी, तो एटलीस्ट एनेस्थेटिस्ट को ये पूछना चाहिए कि क्या आप खराटे तो नहीं ले रहे हैं। ऐसे पेशेंट को ड्यूरिंग ऑपरेशन या जब हम एनेस्थीसिया से विन ऑफ करते हैं उस समय हमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो एनेस्थेटिस्ट को पूछना चाहिए, और जो पेशेंट्स हैं उनको खुद बताना चाहिए साहब हम खराटे लेते हैं, जो ब्लड प्रेशर हार्ट की प्रॉब्लम है उसके साथ में हमें ये भी बताना चाहिए कि हम खराटों की परेशानी है, एटलीस्ट उनका निदान करा जा सके। ऐसे पेशेंट में ड्यूरिंग ऑपरेशन या आफ्टर ऑपरेशन एस्पिरेशन या निमोनिया या फिर एनेस्थीसिया से विन ऑफ करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो एनेस्थेटिस्ट रहता है, वो तो सब देखेगा नहीं, फिर भी अगर मालूम रहेगा तो उससे प्रिकॉशन करा जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि खराटों के पेशेंट में प्रेगनेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि अगर हम पूछे कि क्या खराटों को होने से पहले बचपन में ही हम रोक सकते हैं, तो हम कहेंगे हाँ रोक सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। अक्सर हमने ये देखा है कि खराटे अमूमन फादर को हैं तो बच्चों को भी होते हैं, और उनके ब्रदर या सिस्टर या फैमिली में रन करते हैं। उसका एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो हेरिडिटरी होता है उसमें होता है, या ओबेसिटी की टेंडेंसी, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिसकी वजह से हम लोग का होता है। लेकिन वो बच्चे जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग हम 3 महीने के बाद बंद कर देते हैं या ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं और केवल निपल से या केवल उससे उनको फीडिंग होती है, बॉटल फीड होती है, उसमें जो स्ट्रक्चर, जो मसल्स जो डेवलप होती हैं वो डेवलप होती है जो कि एयर साइज के स्ट्रक्चर को नैरो कर देती है। एयर साइज, ये जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनका एयर साइज या उनका स्ट्रक्चर, बोनी स्ट्रक्चर होता है, वो ऐसा होता है जो कि खराटों को प्रेसिपिटेट कर सकता है, इंस्पाइट द पेशेंट ओबीज नहीं है। अगर एक स्टडी है क्या? ये स्टडी है, उसी के बाद ही हम बता रहे हैं, कंप्लीट स्टडी है। अगर उसी कंट्रोल ग्रुप को 3 महीने से ज़्यादा अप टू 1 ईयर तक अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो उसमें जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है वो बोन का इस तरह से डेवलप होता है कि उसमें चांसेस खराटों के काफ़ी मोर देन 50% कम हो जाते हैं। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यस, मतलब आप ब्रेस्ट फीडिंग को ब्रेस्ट फीडिंग, यस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिया जा सकता है। एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, दिस इज़ फॉर पीडियाट्रिशियन। अक्सर हम लोग देखते हैं बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे जो छोटे बच्चे रोते हैं उनको गोदी में लेकर के जैसे ही रोते हैं गोदी में ले लेते हैं मदर फादर, फिर टहलाते हैं, फिर लिटा देते हैं, फिर टहलाते हैं, उससे उनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। अगर बच्चे लेटे लेटे ही उनको थोड़ा देर थपथपा दें
तो उनका स्लीप डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो स्टेज 3 या 4 के बीच में सेक्रेट होता है। मतलब एक नींद में ही, गहरी नींद में ही वो ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट होता है। तो ऐसे बच्चे जिनकी नींद डिस्टर्ब रहती है, या बच्चों में जो स्नोरिंग, बच्चों में भी स्नोरिंग होती है, उनको टॉन्सिल या एडेनोइड्स की वजह से होती है, उसका निदान बहुत आसान है, थोड़ा सा ऑपरेशन या ENT सर्जन उसको ठीक कर सकता है। ऐसे पेशेंट में बच्चों में स्कूल परफॉर्मेंस कम हो जाती है, या ऐसे में इनकी हाइट कम हो जाती है, उनका विकास कम होता है, इंटेलिजेंट कम होते हैं बच्चों में, जो स्टडी के लिए जो एग्जामिनेशन में उनकी परफॉर्मेंस कम होती है। तो अगर बच्चों में है तो उसको बहुत जल्दी से ठीक कर लेना चाहिए, नहीं तो आगे चल करके उनके कैरियर में उसका फर्क पड़ता है। गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब कोई क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है, कुछ इधर उधर की बात और पूछ लें आपसे। यस, ऑफ कोर्स। आपने कब, कितने साल पहले ये सोचा कि नींद के ऊपर, स्नोरिंग के ऊपर वास्तव में सीखना चाहिए? नींद हमेशा से हमें फैसिनेट कर रहा था, हमेशा से मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब हम छोटे थे तो हमें लगता था कितना लोग टाइम वेस्ट करते हैं, सोने में निकाल देते हैं। आपने तो आज मेरा जी, और फिर हमें ये हुआ कि नींद अगर ना भी लें, अभी भी अक्सर हम खुद भी कम ले पाते हैं। और नींद कि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन जैसे जैसे हमने पढ़ना शुरू करा, फिर ड्रीम को एक बहुत ज़्यादा वो हुआ कि ड्रीम हम लोग सपने क्यों आते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो हमने जितना पढ़ने की कोशिश करी तो ये देखा कि हर चीज़ की एक अलग इंपॉर्टेंस है, और उसका इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप एनिमल्स की स्टडी करिए, एवोल्यूशन देखिए, या केवल आदमियों की ही नींद देखिए, हर चीज़ में नींद का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसलिए हमें इसके ऊपर एक विशेष इंटरेस्ट है। हम केवल पेशेंट के अलावा हम इसके बारे में वैसे भी पढ़ते रहते हैं। इसके करीब हम 15 साल पहले हमने बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से हमने इसके लिए ट्रेनिंग भी लिया था, स्लीप स्टडी के लिए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए, इसके बारे में। और जिसने स्लीप ऐप इन्वेंट करा था, जो पर्सन है, जो ऑस्ट्रेलियन है, ही वाज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज। आई वर्क विद हिम आल्सो। सो उसके साथ आपने काम किया? जी, उसके साथ में। तो वो उस समय प्रेगनेंसी एंड लेडीज़ के ऊपर स्टडी कर रहा था, स्नोरिंग और उससे रिलेटेड। चलिए राजीव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा। हम लोग अपने दर्शकों का भी अभिवादन दे सकते हैं। बहुत बहुत नमस्कार हम लोग के साथ ऑनलाइन में रहने के लिए। और मेरे ख्याल से हम लोग एक ट्रस्ट डेवलप करना चाहते हैं। इस चैनल का भी धन्यवाद, जो सीधा एक संवाद जनता से, पब्लिक से हम लोग का देता है, और जिसके द्वारा हम लोग एक ट्रस्ट पब्लिक में और डॉक्टरों के बीच में पैदा करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये भी बहुत अहम मुद्दा होगा, और शायद इस पे हम लोग फिर कभी बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि इस पे भी बात हो, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट भी आपस में नहीं होना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर प्रसाद, ये मेरे लिए बहुत ऑनर की चीज़ है कि आप हमारे साथ में हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। पहली चीज़, जैसे कहते नहीं, कॉफ़ी विद डॉक्टर प्रसाद, इट इज़ एक्सीलेंट बीइंग विद यू। इट इज़ ए एक्सीलेंट पर्सन, आई नो हिम पर्सनली ऑल्सो। इट्स नाइस टू म्यूचुअल एडमिरेशन। हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन तब भी बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं जानता। वेरी इंटरेस्टिंग, यस। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।